बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि केजरीवाल की शुगर को लेकर 22 अप्रैल को फैसला कोर्ट सुनाएगा। कल एक बार फिर से रिपोर्ट मंगाई गई है। दरअसल इंसुलिन लेने को लेकर केजरीवाल ने याचिका दी है। आज जोरदार बहस हुई। राउस एवेन्यू कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से जवाब मांगा है। दरअसल कोर्ट के अंदर आम और पूड़ी खाने पर खूब चर्चा हुई। ये बताया गया कि अरविंद केजरीवाल ने आम खाया और पूड़ी खाई, जिस वजह से शुगर लेवल बढ़ा। केजरीवाल ने ईडी की मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी खबर है कि केजरीवाल की शुगर को लेकर जो याचिका लगाई गई थी, जिस तरीके से सेहत को लेकर जो बातें कही गई थी, इस पर 22 अप्रैल को फैसला कोर्ट सुनाएगा। इंसुलिन लेने को लेकर केजरीवाल ने याचिका दी है और अथॉरिटी की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है वो एक बार हम आपको बता देते हैं, क्योंकि लगातार उस पर बहस हुई है। जोरदार बहस देखने को मिली है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट में यहां पर बहस हुई। जेल आने पर पहले इंसुलिन ले रहे थे, बाद में उन्होंने खुद बंद कर दिया, ये अथॉरिटी कह रही है। ये अथॉरिटी ने यह भी बताया कि इंसुलिन की जरूरत नहीं है, जो लेंगे तो शुगर लेवल काफी कम हो जाएगा। ये जेल प्रशासन की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है। घर से बना खाना देने की शर्त नहीं थी, वो फल या कुछ भी खाएं, ये भी जेल प्रशासन की जो रिपोर्ट है वो कहती है। कोर्ट में जो वहां पर बहस हुई, एम्स की रिपोर्ट में यह है कि आम, चीकू, केला से परहेज करना होगा, लेकिन कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने आम खाया। घर पर बना खाना भी एम्स के सुझाव के मुताबिक होना चाहिए, यानी कि घर से बड़ा खाना खाना है तो एम्स जो सुझाव देगा उस पर ही खाना है, लेकिन उसका पालन नहीं हुआ। जेल मैनुअल के मुताबिक घर का खाना कैदी को नहीं दिया जा सकता। ये जेल प्रशासन की रिपोर्ट है और इसी रिपोर्ट को रखा गया। इस पर जोरदार बहस दोनों तरफ से हुई है। तो ये पूरी रिपोर्ट है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट का जिक्र किया गया। इसके साथ ही साथ कुछ और चीजें कोर्ट ने मांगी हैं और उसको देखने के बाद 22 तारीख को फैसला होगा। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के वकील की दलील क्या थी अब वो बता देते हैं। 22 साल से डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हर दिन इंसुलिन लेते हैं अरविंद केजरीवाल। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई, उनके वकील की तरफ से, जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा था उनसे कंसल्ट करने की इजाजत मिलनी चाहिए, कोर्ट उनसे कंसल्ट करने की इजाजत दे। इसके अलावा मांग की गई कि केजरीवाल की नियमित जांच हो, जिससे अलार्मिंग ब्लड शुगर कंट्रोल किया जा सके। साथ ही यह भी दलील दी गई थी कि वो मुख्यमंत्री हैं, कोई गैंगस्टर नहीं है कि उन्हें 15 मिनट का वक्त नहीं मिल सकता। जेल में 48 बार घर का खाना गया, जिसमें सिर्फ 3 बार आम भेजा गया, यानी कि दलील दी गई कि आम 3 बार खाया है। 8 अप्रैल के बाद केजरीवाल को खाने में आम नहीं भेजा गया, ये अरविंद केजरीवाल के वकील ने बताया, क्योंकि जेल अथॉरिटी की दलील थी कि वो आम खा रहे थे। 48 बार में सिर्फ 1 बार नवरात्रि के खाने में पूड़ी खाई गई, ये तर्क दिया गया है, क्योंकि जेल प्रशासन ने कहा उन्होंने आम खाया, उन्होंने पूरी सब्जी खाई। ईडी कोर्ट में क्यों है, पहले मीडिया को बताते हैं फिर यहां आते हैं। ये भी अरविंद केजरीवाल के वकील ने आपत्ति दर्ज कराई कि आखिर मीडिया ट्रायल करने की कोशिश इस मामले में क्यों हो रही है। कुछ और चीजें हैं। केजरीवाल की डाइट पर जो बहस हुई, कोर्ट ने पूछा अपना डाइट चार्ट और जेल के डाइट चार्ट की तुलना वाली चार्ट दे, यानी कि ये चार्ट अब कोर्ट ने मांगा है। इसके बाद 22 को फैसला आएगा। केजरीवाल के वकील ने क्या कहा, आम और आलू पूरी जैसे मामूली बदलाव की वजह से आवेदन का विरोध नहीं किया जा सकता है, ये अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है। जेल अथॉरिटी क्या कह रही है, उन्होंने कहा कि याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया जाए, क्योंकि कल ही का जवाब मांग लिया था कोर्ट ने, और कोर्ट ने कहा कि मेडिकल बोर्ड बनाने पर विचार कर सकते हैं, जो हेल्थ रिपोर्ट देंगे और सोमवार को ऑर्डर देंगे, यानी कि 22 तारीख को। केजरीवाल के वकील ने कहा कि सेहत लगातार खराब हो रही है, सोमवार में अभी 3 दिन है, अर्जी पर जवाब की जरूरत नहीं, यानी कि सेहत का मामला है तो जल्दी इस पर बात हो। ईडी कह रही है कि एम्स के डॉक्टर को केजरीवाल की सेहत की जांच करने दी जाए। ईडी ने कहा कि एम्स के जो डॉक्टर हैं वो जांच कर लें, और केजरीवाल के वकील कह रहे हैं कि ईडी की सलाह की जरूरत नहीं है, ईडी का इस मसले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये पूरा सेहत का मामला है। तो ये पूरी बहस चली, ये पूरी दलील चली, कोर्ट में आज जोरदार बहस हुई है। और इस पूरे मामले पर जो तस्वीर बनी, हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी निपुण सहगल का। निपुण, जिस तरीके से ये पूरी बहस हुई है, क्या लब्बो-लुआब निकल कर उसका सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए मुझे लगभग 20 साल हो गए लीगल रिपोर्टिंग करते हुए, और आम, आलू, पूड़ी, अंडा, इस पर भी कभी जवाब देना पड़ेगा ऐसा मैंने सोचा नहीं था। लेकिन लीगल रिपोर्टिंग का स्तर भी यहाँ तक आ गया, या कानूनी बहस का स्तर यहाँ तक आ गया। अब इसका जिम्मेदार केजरीवाल को कहें या ईडी को, ये तो हम नहीं कह सकते।
लेकिन निश्चित रूप से अब चर्चा सारे समय इसी बात पे होती रही कि केजरीवाल कहते हैं कि मैंने एक बार आलू पूड़ी खाई, 3 बार आम खाया। जेल अथॉरिटी ये कह रहा है कि इन्होंने एक डाइट चार्ट दिया था जब इन्होंने अनुमति मांगी थी कोर्ट से कि मुझे घर का खाना खाने दिया जाए, तो वो खाना ये नहीं खा रहे हैं। यानी कुल मिला के बहुत विरोधाभास है कि केजरीवाल क्या खा रहे हैं और उनको क्या खाना चाहिए। केजरीवाल चाहते हैं अपने डॉक्टर से उनको परामर्श करने दिया जाए और ईडी कह रही है कि पहले एम्स से राय तो लीजिए। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट क्या आदेश देता है इस मामले में। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद निपुण आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है और पूड़ी और आम पर जोरदार बहस आज देखने को मिली लोकतंत्र के महापर्व की, जिसके पहले चरण का मतदान आज चल रहा है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले चरण का रण जीतेगा कौन? हार जीत का फैसला वोट फीसदी ने कर दिया। इक्कीस राज्य, 102 सीट, किसकी भविष्यवाणी सटीक? वोटिंग का करंट किसे लगा? तो मतदान चल रहा है, 2 घंटे का वक्त और बाकी है। मतदान की बात करें तो पहले चरण का जो आगाज है वो हो गया है। 21 राज्यों में पब्लिक कतार में लगकर देश की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर रही है। बटन दबाकर अपना मतदान कर रही है। काली स्याही को लोग लोकतंत्र का तिलक बता रहे हैं। अब देखना है कि 102 सीटों पर 1600 से ज्यादा उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला 4 जून को क्या होता है। वोटिंग का करंट किसे लगता है और किसका भाग्य बदलता है, इसकी पड़ताल के लिए हमारे साथ 4 सहयोगी जुड़ रहे हैं। उनके पास भी जाएंगे। हमारे साथ अभिषेक उपाध्याय जुड़ गए हैं, श्रीनिवास भी हमारे साथ बने हुए हैं, निधि श्री हमारे साथ गया से हैं, चंद्रपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं मृत्युंजय। तो ये चारों सहयोगी हमारे साथ बने हैं। और अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उस बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। पहले चरण के मतदान को 9 घंटे पूरे हो गए हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों के लिए वोटिंग जारी है। मतदान खत्म होने में 2 घंटे से कम का वक्त बाकी है और शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो पहले चरण के मतदान को 9 घंटे पूरे हो चुके हैं। अगर हम मिनटों में बात करें तो लगभग 114 मिनट का वक्त और बाकी है जब ये मतदान की प्रक्रिया रुकेगी पहले चरण की। लेकिन ये तस्वीरें भी हम देखें, लगातार आपको दिखा रहे हैं। आम हो या खास, सभी को अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने का एहसास है और लोग बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं। तो 2 घंटे का वक्त और बाकी है। 6 बजे तक मतदान होना है। तो पहले चरण की जो 102 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए मतदान इस वक्त चल रहा है। और चलिए अब सीधे हम तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। कुछ लोकतंत्र की जो अच्छी तस्वीरें वो दिखा देते हैं। जगह जगह वोटर्स अपने घर से निकले और लोकतंत्र के महापर्व में दिव्यांग से लेकर साधु संत तक वोट डालने के लिए निकले। और आप ये 6 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से उत्तरकाशी की बात करें, बुजुर्गों ने वोट डाला, जो अशक्त थे, जो शारीरिक रूप से बहुत सक्षम नहीं थे, वो भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो नक्सल प्रभावित इलाका होने के बाद भी बड़ी संख्या में लोग वोटिंग के लिए पहुंचे। अब सीधे रुख करते हैं सहारनपुर का, जहां पर अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, जिस तरीके की सहारनपुर की राजनीति चलती है, जिस तरीके के समीकरण है वहां पर, किस तरीके से 9 घंटे बीते वोटर्स के उत्साह के रूप में, सियासत किस तरीके से आप भाप रहे हैं वहां की आज? वोटर का उत्साह अभी भी जमकर के नजर आ रहा है। मैं इस समय सहारनपुर के देवबंद में हूं और देवबंद का इस्लामिया कॉलेज है। देखिए यहां पर लगातार वोटिंग हो रही है। वोट देकर के लोग बाहर आ रहे हैं और बहुत कुछ डिपेंड करेगा, चूंकि बहुत ही कांटे की लड़ाई सहारनपुर की बताई जा रही है। इमरान मसूद हैं, राघव लखनपाल हैं, यहाँ प्रियंका गांधी ने रोड शो किया, कांग्रेस सपा एक साथ है और लोग वोट करके आ रहे हैं। इनसे बात करके एक आइडिया लेते हैं कि क्या है, क्या मुद्दा है आपका, किस मुद्दे पर वोट? आप इनसे बात कीजिए। आप भी तो बताइए आपका। नहीं जी, आप बताइए क्या सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके लिए? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि देश जो है
आप जानते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट आ गया है, बेरोजगारी मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है और हेट है, तो आप बदलाव चाहते हैं, कुल बढ़ मिला गया है। के यस यस, बदलाव आपकी भी इच्छा है? नहीं सरकार बढ़िया चल रही है, सरकार बढ़िया चल रही है, बढ़िया चल रही है, बढ़िया काम कर रही इनसे एकदम आपने मुख्तलिफ बोल दिया है, है, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है जी। आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है सबसे बड़ा? महिलाएं हैं, महिलाओं को आपको अच्छा ठीक है, लेकिन देखिए वोट का लोग लगातार वोट देने आ रहे हैं, क्या मुद्दे पे वोट देने आ रही हैं आप? सबसे बड़ा क्या चाहती हैं आप? बदलाव चाहती हैं, रोजगार चाहती हैं, बिजली पानी, क्या चाहती हैं? यही सब जो भी जीते वो अच्छा काम करे बस, और क्या। जो अच्छा काम करे वो जीते। आप जी जी। अभी अच्छा काम बिल्कुल, चल रहा है या तो कुछ बदलाव? लगातार लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं और इस बीच एक बड़ा अपडेट जो आ रहा है वो बता देते हैं। हमारे साथ बने रहिए। मतदान प्रतिशत जो 3 बजे तक का है वो हम बता रहे हैं। अगर हम बात करें तो बम्पर वोटिंग चल रही है। पश्चिम बंगाल में 66.34% वोटिंग हुई है। मणिपुर में 63% वोटिंग हुई है। 3 बजे तक अगर हम बंगाल और मणिपुर की बात करें तो बम्पर वोटिंग यहां पर मतदाताओं ने की है। और 3 बजे तक के जो आंकड़े हैं, पश्चिम बंगाल में 66.34%, मणिपुर में 63% वोटिंग अब तक वहां के मतदाता कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में रफ्तार धीमी है, 47%, बिहार में 40% वोटिंग अब तक हुई है। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो अब तक 44% वोटिंग हो चुकी है। असम की जनता भी जागरूकता के साथ मतदान कर रही है और 3 बजे तक 61% वोटिंग असम में हो चुकी है। तो ये 3 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको दिखा रहे हैं। और ये देखिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कठुआ जम्मू कश्मीर, जहां पर नवविवाहित जो जोड़ा था उसने जाकर अपना मतदान, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उधमपुर में जम्मू कश्मीर के दूल्हे ने मतदान किया। हल्द्वानी उत्तराखंड की बात करें, वहां पर एक दुल्हन ने जाकर वोट डाला। और ऐसी ही तस्वीर सामने आई है कोटद्वार और मुजफ्फरनगर से भी। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से श्रीनिवास भी बने हुए हैं। श्रीनिवास, पश्चिम बंगाल ने तो कमाल कर दिया, शानदार वोटिंग प्रतिशत नजर आ रहा है 3 बजे तक, 66.34। अवधेश, इस वक्त मैं जलपाईगुड़ी शहर में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि बंगाल के लिए कुछ नया नहीं है। अगर 2019 की बात करें तो उस वक्त भी पश्चिम बंगाल में 82% यानी कि 82% वोटिंग हुई थी। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये जो आंकड़ा है वो सिर्फ 3 बजे तक का है। 3 बजे तक के बंगाल के 66% से ज्यादा मतदाता वोट कर चुके थे। और अब ये तस्वीर देखिए, खुद ये तस्वीर कहानी बयां कर रही है। जिस मतदान केंद्र पे अभी मैं मौजूद हूं वहां पे आप देख सकते हैं लंबी कतारें हैं। और सिर्फ पुरुषों की ही नहीं, महिलाओं की भी एक बहुत ही लंबी कतार है। कहते हैं ना, बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ का हर आदमी बहुत जागरूक है। और आप देख सकते हैं ये तमाम कतार, ये महिलाएं अभी तकरीबन 4:15 बजे का वक्त हो रहा है। ये तमाम लोग यहाँ पे खड़े जानना चाहते हैं। आप लोग हिंदी बोलती हैं? थोड़ा थोड़ा हिंदी कोई बोलते हैं? हिंदी 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 कोई नहीं। चलिए, यहाँ पे महिलाएं हिंदी नहीं बोल पा रही हैं, ये परेशानी है। पुरुषों से बात करते हैं। आइए इधर। हिंदी बोलते हैं भैया? अरे इतना तो बोलते हैं ना, बस इतना ही चाहिए, इतना ही में तो दुनिया है। ये बताइए कि बंगाल के लोग तो बड़े उत्साह से आ रहे हैं भाई साहब, धमाधम वोटिंग हो रही है। धमाधम वोटिंग हो रहा है। ये क्या मुद्दा है? मुद्दा क्या है? मुद्दा तो मुद्दा क्या है? वोट देने, अच्छा से वोट दे रहा है। ये कैसी सरकार चुननी है ये भी कुछ सोचते हो ना। शिक्षा, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट या कुछ और, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अच्छा राष्ट्र की अच्छे के सुरक्षा लिए। के लिए। जी भैया, आपने वोट कर लिया? हाँ, वोट हो गया हमारा। वोट हो गया? तो किस मुद्दे पे वोट करा आपने? जो सही चुना है वही। चलिए, समझ जाइए, इशारों में बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं ये लोकतंत्र का महापर्व। आप देखिए, पुरुषों से ज्यादा उत्साह महिलाओं में नजर आ रहा है। आप लंबी कतारें देख सकते हैं पुरुषों की अपेक्षा। जी भैया जी, कैसे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राय। प्रशांत साहब, कितनी देर से खड़े हैं लाइन में? आधा घंटा हुआ है। आधा घंटा हुआ। बिल्कुल, तो देखिए अभी भी लाइन श्रीनिवास लंबी लगी और ये बताती है कि जिस आप 82% की बात कर रहे थे, आंकड़ा उसको पार कर सकता है। एक बार आप बिहार का रुख कर लेते हैं। निधि श्री हमारे साथ बनी हुई है। निधि श्री, गया में क्या इस वक्त माहौल है वोटर्स के बीच, क्योंकि सियासत यहाँ पर बड़ी हाई वोल्टेज है और बिहार की चर्चा भी खूब हो रही है लोकसभा चुनाव में। अवधेश, बिल्कुल भाई साहब, कैमरा तो मत क्रॉस कीजिए। देखिए, यहाँ पर 34 डिग्री टेम्परेचर है और यही वजह है कि वोटिंग का जो परसेंटेज है वो थोड़ा धीमा रहा है। चूँकि गया में मैं मौजूद हूँ, जहाँ सीधा सीधा मुकाबला कुमार सर्वजीत जो आरजेडी से हैं और वर्सेस जीतन राम मांझी से। लेकिन यहाँ कई लोग ऐसे मुझे दिख रहे हैं जो अभी अभी पोलिंग स्टेशन से निकल रहे थे और
आप महाशय कुछ कहना चाह रहे थे, अब कह भी दीजिए। मेरा उमेश दास नाम हुआ, मतलब मेरा देश कब डेवलप होगा। एक ही आदमी बार बार यहाँ जो खड़ा होता है, तो 5 ईयर के प्रतिबंध कब लगेगा। जैसे यूरोप, अमेरिका, पूरे इंडिया और इसीलिए वोट देने के लिए पहुंचे। मैं समझ गई, अब आप बताइए। हाँ। हाँ। क्या समस्या है? कुछ काम हुए, कुछ पूरे हुए भी है यहाँ काम या नहीं? हाँ, बहुत काम हुआ है। आप कुछ हो बाकी भी है। जैसे आपको है बेरोजगारी की समस्याएं हैं, और इन्होंने जो नौकरी वगैरह की जो समस्याएं नहीं रखे कि कितना मिलेगा, युवा बेरोजगार है, उसकी भी समस्या इस सरकार ने नहीं रखे हैं। तस्वीर दिखाऊं, ये बुजुर्ग शख्स है जो इस वक्त यहाँ पहुंचे हैं और यही बताता है कि धीरे धीरे कर लोग मतदान केंद्र जरूर पहुंच रहे हैं। एक और शख्स वहां पर पहुंचे, ये जरा दिखाइए तस्वीर, चूंकि ये चलने में असमर्थ है और धीरे धीरे करके पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं। कितनी उम्र है बाबा? 84 साल। इसीलिए धूप खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल निधि, और ये तस्वीरें बताती हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभानी ही चाहिए और लगातार तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में भी पहले चरण के लिए वोटिंग चल रही है। नागपुर में 3 बजे तक 38% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो 3 बजे तक महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत क्या है हम आपको बता रहे हैं। नागपुर में 38%, रामटेक में 3 बजे तक 40% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं भंडारा गोंदिया सीट की बात करें तो 3 बजे तक 45% वोटिंग हुई है। गढ़चिरौली चिमूर में 55% से ज्यादा मतदान हुआ है। मृत्युंजय हमारे साथ बने। मृत्युंजय, जिस तरीके से बीते 1-1.5 साल में महाराष्ट्र की राजनीति दिलचस्प हुई है, यहां पर तो ज्यादा मतदान होना चाहिए था। जनता बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है क्या? अवधेश, बिल्कुल इसके पीछे कई फैक्टर है। एक तो मैं जब आपसे इस समय बात कर रहा हूं, इस समय चंद्रपुर में तापमान 42 डिग्री है, और ये सिर्फ चंद्रपुर की स्थिति नहीं है, पूरे विदर्भ में बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है। लेकिन उसके बावजूद जो मतदाता हैं उनमें उत्साह सुबह से देखने को मिल रहा है। देखिए, अभी भी मतदान केंद्रों पर आपको एक लंबी कतार नजर आएगी। जितने पोलिंग बूथ है, इस प्रकार से पोलिंग के स्टेशनों के बाहर कतार नजर आ रही है। लेकिन जिस उम्मीद में, जिस अपेक्षा की जा रही थी कि ये आंकड़ा 3 बजे तक 60% हो जाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। उसके पीछे कई वजह भी है। हम सुबह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमने पाया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मतदान केंद्रों पर अपनी पहचान पत्र लेकर भटक रहे हैं और उन्हें उनका नाम मतदाता सूची में नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो एक ही परिवार के सदस्य हैं, जिनके घर के हस्बैंड वाइफ का नाम है, वोट दे पाए, लेकिन बेटी का नाम नहीं है, या फिर बेटे का नाम नहीं है, दादी का नाम नहीं है। इस प्रकार से घर के इस तरह की दिक्कतें हैं। और ऐसी ही दिक्कतों का जिक्र जीतन राम मांझी ने गया में किया था कि मतदाता पर्ची जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाई। मृत्युंजय, आपके पास आएंगे, सभी सहयोगी हमारे साथ बने हैं। किस राज्यों के 102 सीटों पर मतदान जारी है। 6 बजे तक मतदान होगा। इस बीच एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं और 3 बजे तक का जो मतदान का आंकड़ा है वो हम आपको बताते हैं। बिजनौर में 3 बजे तक 46% वोटिंग हो गई। कैराना में 3 बजे तक 49%, मुजफ्फरनगर में 45%, पीलीभीत में 49%, वहीं सहारनपुर में 53% मतदान हुआ है। अभिषेक उपाध्याय लगातार हमारे साथ सहारनपुर से बने हुए हैं। अभिषेक, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत संतोषजनक आंकड़े नहीं आ रहे 3 बजे तक मतदान के। लेकिन सहारनपुर का आपने जिक्र किया, देखिए 53% का आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं, और उसकी वजह देखिए, मैं अभी इस्लामिया कॉलेज में देवबंद के यहाँ पर कतारें लगी हुई हैं, लोग जा रहे हैं और लगातार मतदान के लिए लोग जा रहे हैं। यहाँ पर घर से निकल करके मतदान वोटिंग करने जा रहे हैं आप लोग। यहाँ मतलब सब लोग निकल रहे हैं ना मतदान? जी सर, जी। ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े ये चाहते हैं आप लोग? जी सर। आपकी भी इच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े? मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? बदलाव चाहती हैं, कुछ रोजगार चाहती हैं? जी, बदलाव चाहते हैं। मशीनें ठीक नहीं और मशीनें तो ठीक। आप डाल के आई वोट? अरे वापस ले आई। कि वो कह रही है कि वोट अपना वापस लेकर के आई हैं। इधर ये लोग वोट देने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये देखिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि यहाँ पर सहारनपुर में कम से कम जहां मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर उत्साह वोटरों में है। अभी भी लगातार आने, इधर से गेट की ओर दिखाइएगा, सिलसिला लगातार जारी है। लोग आ रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए, और 53% जो यह परसेंटेज हुआ है बाकी जिलों की तुलना में बेहतर हुआ है सहारनपुर में, उसकी तस्वीर यही है जी। तो पहले चरण का लोकसभा चुनाव का मतदान चल रहा है। बिहार से बड़ी खबर है, बिहार की 4 सीट के लिए वोटिंग जारी है और मतदान फीसदी 3 बजे तक का सामने आ गया, वो आपको बताते हैं। औरंगाबाद में 3 बजे तक 42% वोटिंग हुई है। गया में केवल 39% मतदान हुआ है। जमुई में 3 बजे तक 44% वोटिंग हुई है।
ये तस्वीर आ रही है 3 बजे तक की, जब मतदान चल रहा है। और ये देखिए, हम आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो वीआईपी वोटर्स हैं उन्होंने जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केंद्रीय मंत्रियों से लेकर सियासत के तमाम दिग्गज मतदान करने पहुंचे और लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। निधि हमारे साथ बनी हुई है गया से। निधि, जिस तरीके से बिहार की अलग अलग सीटों का चुनाव प्रतिशत आ रहा है, मतदान प्रतिशत आ रहा है, वो काफी निराशाजनक अभी तक लग रहा है। क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए अवधेश, यहाँ मैंने बताया कि सबसे पहला कारण है कि लोगों को एक तो जिन इलाकों में जिन 4 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रहा है, यहाँ गर्मी की वजह से भी लोग अक्सर घरों से कम निकल रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अभी तक लोग निकल नहीं रहे। जैसे ये अगर मैं तस्वीर दिखा सकूं, ये सभी धीरे धीरे करके अभी पहुंच रहे हैं। मैं एक ग्रामीण इलाके में हूँ, यहाँ या तो सुबह या तो शाम में, यानी आखिरी 1 घंटे में संभवतः तस्वीर थोड़ी बेहतर हो। हालांकि इस बार धीमा मतदान हुआ है। गया में बाकी 3 लोकसभा क्षेत्र से थोड़ा बेहतर मतदान हुआ है। एक मतदान केंद्र पर मैं पहुंची हूं, जहां पर ये तस्वीर आपको दिख रही है। इक्के दुक्के लोग अभी भी पहुंच रहे हैं और संभव है कि धूप ढलने के बाद और लोग पहुंचेंगे जब तापमान थोड़ा कम होगा। और देखिए, विकास के मुद्दे या जातीय दाव, इन दोनों के बीच ही कुछ कम बेस जो है वो तस्वीर यहाँ गया में वो दिखाई दे रही है। गया हो, बोध गया हो, या आसपास के इलाके जहाँ पर पोलिंग हो रही है, लोग धीरे धीरे करके पोलिंग स्टेशंस पहुंच जरूर रहे हैं, लेकिन ये मतदान का जो परसेंटेज है बाकी राज्यों की तुलना में कम है। ये अभी तक जो तस्वीर है उससे बिल्कुल, लेकिन ये आखिरी 1 घंटे में उम्मीद की जा सकती है कि तस्वीर बदलेगी। हमारे साथ आप बने रहे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पहले चरण की वोटिंग के बीच बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार से, जहां पर पथराव हुआ है। पथराव में एक बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुआ है। निशित प्रामाणिक ने टीएमसी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने अटैक किया। पथराव का जवाब जनता वोट से देगी। तो पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में पत्थरबाजी हुई है और यहां पर अब सियासी हमले भी एक दूसरे पर शुरू हो गए हैं। बीजेपी का सीधा आरोप है कि टीएमसी के जो गुंडे थे उन लोगों ने यह पथराव किया है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पश्चिम बंगाल के कूच बिहार की तस्वीर है, जहां पर मतदान के दौरान जमकर बवाल हुआ और पथराव की तस्वीरें सामने आई। पथराव में एक बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुआ है। कुछ टीएमसी का एंटी सोशल एलिमेंट्स है जो खुला घूम रहे हैं और प्रोवोक कर रहा है पुलिस को और जो है टीएमसी का गुंडा को, ताकि लोग जो है बूथ तक ना जा पाए। इसका प्रयास तृणमूल कांग्रेस कर रहा है। तो सियासी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। श्रीनिवास का रुख कर लेते हैं। श्रीनिवास, जिस तरीके से कूच बिहार में जो तस्वीरें सामने आई हैं, लाजमी है कि सियासत होगी, लेकिन कानून व्यवस्था को जिस तरीके से स्थिति बनी, क्या यह मुद्दा भी जनता के मन में है पश्चिम बंगाल में? अवधेश, देखिए, जब आज सुबह मतदान शुरू हुआ था तो खास करके उत्तर बंगाल का जो ये इलाका है, ये अगर आप इसके चुनावी इतिहास को देखेंगे तो ये रक्त रंजित रहा है और इस तरह की आशंका थी कि इस चुनाव में भी हिंसा होगी। लेकिन अब तकरीबन 5 बजने को आया, लेकिन अभी तक जो इस पूरे इलाके में अगर 3 लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो छिटपुट घटनाएं ही सामने आई हैं। एक घटना जो सुबह दीनहाटा की है, जहां पे पत्थरबाजी हुई थी और एक और बीजेपी कार्यकर्ता के घर के बाहर बम बरामद हुआ था। इसके अलावा अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं आई है। लेकिन जो सबसे प्रिय घटना हम आपको दिखा रहे हैं कि इस लोकतंत्र के पर्व पे ये तमाम लोकतंत्र के प्रहरी जो हैं, ये देखिए किस तरह से लोकतंत्र के उत्सव को मना रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि 2019 में 82% के मुकाबले इस वक्त जो है वोट प्रतिशत जो है वो और भी आगे आएंगे। देखिए, एक बुजुर्ग मतदाता आ रही है। क्या उम्र है इनकी? इनकी उम्र कितनी है? एज क्या है इनकी? कत अम्मा तुम्हार बयस 90। ये देखिए 90 साल की ये अम्मा है, हिंदी बोलती हैं। 90 साल की उम्र में भी जो हमारे बुजुर्ग हैं वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यही वो अच्छी तस्वीरें हैं जो 2 लोगों का हौसला बढ़ाती हैं। अब चलिए कुछ और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, लोकतंत्र की कुछ अच्छी तस्वीरें। 2 तस्वीरें आप देखिए, जिसमें 2.5 फीट के अजीम मंजूरी ने अपनी पत्नी बुशरा के साथ यूपी के कैराना में वोट डाला। अपनी शादी को लेकर चर्चा में आए थे। तो वहीं दुनिया की सबसे छोटी महिला ज्योति ने महाराष्ट्र के नागपुर में वोट डाला है, वो भी मतदान के लिए पहुंची हैं। मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय, तमाम सियासी बातें अपनी जगह हैं, मतदान फीसदी अपनी जगह है, लेकिन यह तस्वीर भी काफी चर्चा का विषय बनी हुई है।
निश्चित तौर पर ये तस्वीरें बहुत सुखद एहसास दिलाती हैं। ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस प्रकार से हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र है। और आपको बता दो अवधेश, आज मेरा खुद का एक अनुभव, सुबह हम 7 बजे रिपोर्टिंग करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए थे। वहां हमें एक ही परिवार के लोग दिखे, उन सभी का मुंडन हुआ था। जब हमने जाँच पड़ताल की तो पता चला कि उनके घर की महिला का कल शाम को निधन हो गया। सभी लोग अंतिम संस्कार करने गए थे और स्मशान भूमि से सीधे वोटिंग करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। यहाँ वोट करने के बाद वापस स्मशान भूमि गए, वहाँ पर अस्थियों को लेने के लिए। और जिस महिला का निधन हुआ उन्होंने 4 दिन पहले, चूंकि वो 86 साल की थी, तो उन्होंने अपने घर पर ही मतदान किया। इस बार ये सुविधा भी दी गई थी। तो ये तस्वीरें बहुत सुखद एहसास दिलाती हैं लोकतंत्र के लिए। और ये तस्वीरें जो ठीक मेरे पीछे देखे, कतार में खड़े हैं बुजुर्ग महिला को देखिए जो वोट डाल के आई हैं और संभवतः ये यहाँ पर बैठी हुई है। काकी वोटिंग केला का? वोटिंग केला है? हाँ, वोटिंग केला? वोटिंग केलं नाही. बाकीचे कुठे? हाँ, बाकीचे कुठे? बिल्कुल, यानी कि ये तस्वीरें तो निश्चित तौर से मृत्युंजय सुखद हैं और लाइन लगी है, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो भी बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। जो मतदान को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष ने बेबाकी से एबीपी न्यूज के साथ बातचीत की है। एबीपी न्यूज पर मौलाना अरशद मदनी एक्सक्लूसिव उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि जो मर्जी से जीने का हक दे उसे वोट दें। अरशद मदनी ने कहा कि वोट चाहे जिसको दें, फतवा जारी हम नहीं करते। आज मुसलमानों को पाबंद किया जा रहा है, उन्होंने कहा कि वोट का बंटवारा न होना भी एक मसला है। यूसीसी से सबसे अधिक नुकसान मुसलमान का होगा। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं एक्सक्लूसिव बातचीत। मैं इस समय दारुल उलूम देवबंद में हूं और मेरे साथ में जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। मौलाना साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये कि पहला चरण चल रहा है, इंतखाबात इस समय चल रहे हैं, आपकी अपनी अपील क्या है? मैंने तो ये बात कही है कि मुल्क के अंदर अक़लियत और हर अक्सरियत और अक़लियत के लिए जीने में बुनियादी चीज़ है कि मुल्क सेकुलर मुल्क हो। सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि मुल्क में हर बसने वाला, चाहे वो किसी भी अक़लियत या अक्सरियत का हो, वो आज़ाद रहे अपने मज़हब के मानने के अंदर, वो अपने मज़हब के ऊपर कायम रहे और गवर्नमेंट का कोई मज़हब ना हो। यही सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए, सेकुलरिज्म। अगर गवर्नमेंट का अपना मजहब होगा और वो उस मजहब को लेकर अक़लियत को उस पर चलाना चाहेगी, ये सेकुलरिज्म नहीं है। तो आपकी क्या अपील क्या है मतदाताओं को? मेरी अपील ये है कि मुल्क के हर आदमी को ये बिल्कुल उसके मजहब को बगैर छेड़े ये इजाज़त देनी चाहिए कि वो हर जगह अपनी ज़िंदगी के हर शोबे में अपने मजहब का पाबंद होने का गवर्नमेंट की तरफ से आज़ाद है। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये क्या है किसी पार्टी के एजेंडे मैनिफेस्टो में आपको दिखती है? मैं ये कहता हूँ कि कुछ पार्टियों ने ये कहा है कि हम अगर वो इक़्तिदार के ऊपर आएंगे तो हम किसी के मजहब को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि हर आदमी अपने मजहब के ऊपर चलने का आज़ाद होगा। उनको आप कह रहे हैं कि उनको सपोर्ट किया? समझता हूँ कि इसका मतलब ये है कि वो मुल्क के अंदर सेकुलर स्टेट को बनाना चाहते हैं, सेकुलरिज्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनकी ये बात बहुत सही है, इसमें हर अक़लियत अपने मज़हब के अंदर आज़ाद रहेगी। अभी की तारीख में स्थिति क्या है? अभी क्या मुसलमानों पर कोई खतरा है, परेशानी है, दिक्कत है? मैं ये समझ रहा हूँ कि कुछ ऐसी भी स्टेट हैं कि जहाँ यकसा सिविल कोड को लाया गया है, हमारे मसाइल के अंदर, तलाक वगैरह के मसाइल के अंदर उसको तब्दील कर दिया गया है और हमें पाबंद किया जा रहा है कि हम उनके बनाए हुए उसूलों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को गुजारें, अपने मज़हब को छोड़ दें। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, ये सेकुलर स्टेट नहीं है। जो ये कहता है कि हम अगर आएंगे तो हर अक़लियत को अपने मज़हब पर चलने की मुकम्मल आज़ादी देंगे, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ी चीज़ है और इसके ऊपर हर अक़लियत और अक्सरियत को कुर्बान होना चाहिए, इसलिए कि मुल्क को सेकुलर स्टेट अगर कोई देखना चाहता है तो तभी देख पाएगा। मैं अगर क्लियर आपकी बात को समझूं तो आप कह रहे हैं जो यूसीसी की बात करते हैं उनके खिलाफ में वोट होना? मैं ये कहता हूँ, या आप ये ताबीर कर रहे हैं, मैं ये ताबीर करता हूँ कि जो ये कहता है कि हम मजहबी आज़ादी देंगे हर एक को, उसकी मुआफ़क़त के अंदर यूसीसी को आप मजहबी आज़ादी से खिलाफ? जो भी पाबंदी लगाता है किसी के मजहब के ऊपर, हम उसको मुल्क के लिए गैर मुफीद समझते हैं। ये समझते हैं कि
ऐसा कहने वाला मुल्क के सेकुलर स्टेट को आग लगा रहा, किरदार को आग लगा रहा। वोटों का बंटवारा, डिवीजन अकलियतों का ना होने पाए, कि ये भी एक मसला, ये भी एक चीज है कि अगर किसी को सेकुलरिज्म से ताल्लुक है और वो ये समझता है कि बगैर मुल्क के सेकुलर स्टेट हुए हम आज़ादी के साथ नहीं गुजर पाएंगे, तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि वो इसकी कदर करें और ये समझें कि मुल्क के अंदर जो ताकत हुकूमत कर रही है, अगर वो ताकत मुल्क को सेकुलर स्टेट बनाकर चल रही है, सेकुलरिज्म की तरफ चल रही है, यानी हर एक को अपने मजहब पर चलने की आज़ादी दे रही है, तो उसके दामन को पकड़ना चाहिए और उसको बहुत बड़ी नेमत समझ करके उसको अपनाना चाहिए। आज की तारीख में ये आज़ादी मैसर नहीं है। आज की जो पिछला साल गुजरा है उसके अंदर जिस तरह से हमारी मजहबी उमूर के ऊपर दखल दिया गया है और ये बात कही जा रही है कि हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी जद उसके ऊपर पड़नी है तो वो मुसलमान के ऊपर पड़नी है। खुदा न खास्ता सबसे अधिक जद मुसलमान पर ही पड़नी है, सबसे अधिक मार मुसलमान पर पड़नी। क्यों लगता है? इसलिए कि सेकुलर स्टेट नहीं बन रखना चाहते हैं वो उसको। अगर वो आज़ादी देते हैं हमें अपने हमारे मजहब के ऊपर चलने की, तो वो मजहब के अंदर कदगन और तलाक के मसले पर दूसरे मसाइल के ऊपर वो कदगन न लगाते, लेकिन वो लगा रहे हैं, उन्होंने लगा दिए कानूनी एतबार से। क्यों लगाए भाई? हम तो 1400 साल से इसी धर्म और इसी उसूल के साथ चल, कोई तो मुल्क के अंदर परेशानी नहीं है। 3 तलाक और यूसीसी ये 2 बड़े मसले, ये भी मसला है, ये भी मसले हैं और भी जो चीज़ें चल रही हैं और वो जिस तरह लेकर चलना चाहते हैं अक़लियतों को, मैं नहीं समझता हूँ कि वो तरीक़ा अक़लियतों के लिए मुफीद, बल्कि सबसे ज़्यादा मुज़र और नुकसान देने वाला मुसलमान को है। आखिरी में सवाल ये, क्या मरकजी हुकूमत में आपको कोई बदलाव आपको दिख रहा है आने वाले वक्त? ये तो आने वाले वक्त की बात है, अभी तो कुछ नहीं होता है। तो इलेक्शन हो जाए, इलेक्शन के नतीजे सामने आ जाए, तो उसके बाद देखा जा सकता है कि आपकी क्या इच्छा है बदलाव? मैं नहीं समझता हूँ, मैंने तो जो बात कहनी थी वो कह दी। अब आप उसको जो भी चाहे पहराए पहना दें। कोई अपील आपकी, आखिर में कोई अपील आप करना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ, अक्सरियत हो या अक़लियत हो, इससे कतई नज़र कि वो किसको वोट देना चाहता है और उसके दिल में किसके लिए जगह है। सेकुलरिज्म के अंदर वोट की बहुत बड़ी कीमत है, अपने वोट के हक का इस्तेमाल करना ही चाहिए। कहीं कोई किसी तरह का कोई फतवा फरमान नहीं है कि इनको दीजिए, इनको ना? नहीं, हमारा फतवा देना काम नहीं है। हम तो ये कहते हैं चाहे जिसको दीजिए, मगर अपने वोट का सही तरीके पर ईमानदारी के साथ इस्तेमाल। आपने सेकुलरिज्म वाली बात कही, जो सबको अक़लियतों को हक दे, वहाँ वो यकीनन मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा हकदार है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अरशद मदनी साहब हैं, बहुत ही क्लियर कह रहे हैं कि जो सेकुलरिज्म की पाबंद हो, जो मुसलमानों को पाबंद ना करे, उसको वोट दें। क्लियर कह रहे हैं इस बात को और सेकुलरिज्म को ही सबसे बड़ा इस मुद्दा बना रहे हैं इस पूरे चुनाव का। कैमरा प्रवीण के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज, देवबंद।